आप आ गए? नंबर भी ढूंढ रहा था मैं। आपके मामा जी ना कुर्जी जी, उनके उनको शिकायत करना था कि आपके टेस्ट में 2 नंबर आए पहले तो खुद आप लेट आए। अब ये ऐसे रोज रोज मत करना, कल भी नहीं आया है ना, और आज भी लेट आए, जैसे क्यों गाड़ी नहीं है तो ये बहाने आज कर लिए ना आपने, कल मत करो। मेरे पास मैंने आपको कहा बहाने करो तो ऐसे करो जिससे मुझे बिलीव हो जाए कि बहाना अच्छा है। जैसे कि कोई मरने वाला था, मेरा हाथ पकड़ लिया कि तुम मत जाओ, तो ठीक है मानो मर ही रहा था, उसके अंतिम इच्छा पूरा कर रहा था। गाड़ी नहीं थी, घर पे काम था, ये बहाने गांधी जी के टाइम में चलते थे। ऐसे बहाने अब मत करना। और अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने क्यों हैं। हम पहली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या, समस्या का मतलब आप जानते हैं, समस्या आप जानते हैं। प्रॉब्लम, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो अपन नहीं चाहे ना, अचानक कभी भी खड़ी हो सकती, कहीं भी किसी भी वक्त प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस जा रहा था, ऑफिस जाते जाते उसको रास्ते में एक महिला जो गर्भवती थी थोड़ी तड़पती हुई, मतलब साइड में उसको देखा हो गिर गई रोड पे, तो उसने सोचा कि भला हो जाए, उपकार करने के लिए उस महिला को ले गया हॉस्पिटल इलाज करवाने। हॉस्पिटल में जैसे ही उसका करंट मतलब वो ले गया तो किसी को साथ रहना जरूरी है, तो डॉक्टर ने बोला आप यही वेट करो 2 मिनट, हम इनका इलाज करते हैं। इलाज करा तो वो पेन हो रहा था, तो बच्चे को जन्म दिया। बाहर से नर्स आई और उस व्यक्ति को बोली बधाई हो, आप बाप हो। उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गई, उसने कहा अरे मैं इसका बाप नहीं हूं, तो रास्ते में बैठी तो मेरे क्या आ गया, ठीक है। पर प्रॉब्लम नहीं ये और बड़ी कि जब उस व्यक्ति को उसके पास ले गया कि भाई देख पूछ इससे कि मैं इसका पति नहीं, तो उसने कहा यही मेरा पति है। उसने लगा भला इंसान है, इसके साथ खुश रहूं, उसने कह दिया ये मेरा पति है। उसका और दिमाग खराब, दूसरी प्रॉब्लम। फिर उसने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। तो उसका टेस्ट करवाया, डीएनए टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट आई कि वो उसका बाप नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म नहीं, प्रॉब्लम ये आई क्योंकि उस रिपोर्ट में ये आया कि ये व्यक्ति कभी बाप बन ही नहीं सकता। भाई रिपोर्ट ऐसी आई ये व्यक्ति कभी बाप बन ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम आ गई। पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि जब मैं बाप नहीं बन सकता तो मेरे घर में 2 बच्चे, मेरे 2 तो प्रॉब्लम जीवन में कभी खत्म नहीं होती। तो ये तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम होती है राष्ट्र की, यानी कि अपने देश की अगर कोई समस्या है ना, देश की समस्या कम थोड़ी है हमारे देश की। कभी इधर से पाकिस्तान दरगला करता है, कभी इधर से चीन करता है, कभी न कभी समस्या। तो ये तो देश की नहीं हुई, देश की समस्या हमारे राष्ट्र के अंदर की समस्या। जैसे बड़ी समस्या यहाँ पर गरीबी, हाय लोग मरे जा रहे, गरीबी समस्या है कि नहीं अपने देश की, वो तो बड़ी समस्या है। बेरोजगारी भी समस्या है ना। और एक और सबसे बड़ी समस्या की जननी, जितनी भी समस्या क्रिएट हुई वो क्रिएट करी जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारे देश की समस्या है। तो ऐसे अगर हमारे देश की अगर कोई समस्या है, ऐसी समस्या को हम बोलेंगे राष्ट्रीय समस्या, ठीक है। पूरे देश की समस्या है राष्ट्रीय समस्या। अगर मान लो एक क्षेत्र की समस्या होती है तो वो क्षेत्रीय समस्या कहलाती है। मान लो कि अपने डग क्षेत्र में आजकल बिजली गुल है, लाइट नहीं आ रही है किसी कारण, तो ये क्षेत्रीय समस्या होगी, इसको हम राष्ट्रीय समस्या नहीं कहेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय समस्या इसलिए कि पूरे देश में नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है, दूसरे राज्यों में फूल आ रही है,
उड़े उड़ के जा रही, इतनी लाइट आ रही हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। तो हमारी समस्या ये कैसी हो गई? क्षेत्र। समझना, मैं आपको छोटे छोटे मुद्दों से समझा रहा हूँ। अगर किसी क्षेत्र की समस्या होती है उस समस्या को बोलते हैं क्षेत्रीय समस्या। लेकिन अगर पूरे देश की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, तो अपने क्षेत्र में ही लोग फ्री नहीं बैठे, पूरे देश में फ्री बैठे, दिन रात प्रयास कर रहे, तो वो समस्या क्या हो गई? राष्ट्रीय समस्या। समझ में आई कुछ बात? क्षेत्र की होगी तो क्षेत्र। एक प्रादेशिक होती है प्रदेश स्तर पर, तो प्रादेशिक समस्या, ये बात है। आज हम अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय समस्या। अंतरराष्ट्रीय समस्या का मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय समस्या। ठीक है, तो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समस्या पे करेंगे, राष्ट्रीय समस्या पे भी करेंगे जब हम राष्ट्र की बात करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय समस्या, तो यहाँ पर हम केवल अपने देश की समस्या ही नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ साथ विश्व में जो जो समस्या है उन पर हम विचार करेंगे कि समस्या क्या है, कैसे उत्पन्न हुई और इनका समाधान क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कल एक टॉपिक आया था किसी चैप्टर पे और मैंने कहा था कि इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैश्विक ताप या ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं। पहले हम वैश्विक ताप पर चर्चा करने वाले हैं। वैश्विक ताप विश्व की बड़ी प्रॉब्लम है। वैश्विक ताप का मतलब होता है विश्व का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जाना, ये हो रहा है, इसको हम वैश्विक ताप, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलेंगे। तो ठीक है, क्या होता है वैश्विक ताप? अगर हम पृथ्वी की बात करूं मैं, तो पृथ्वी जो है वो इस तरह से है, इसके दो ध्रुव हैं। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी का आकार है, बना रहा हूं, मान रहा हूं मैं। और ऐसे हम अगर बात करते ऊपर जाते हैं पृथ्वी से ऊपर की ओर, तो लगभग यूं मान के चलो 16 किलोमीटर, इधर से देखो तो 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको एक मंडल आएगा, परत। ये परत, इस परत को प्यार से शोभ मंडल बोलते हैं, शोभ मंडल इसको बोला जाता है। इसके बाद ऊपर आता है विपुल मंडल जिसका नाम है समताप मंडल। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जाओगे थोड़ा और ऊपर तो आपके आ जाएगा ओजोन मंडल। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जाओगे फिर क्या आएगा? आयन मंडल। ऐसे पढ़ते हैं ऊपर ब्रह्मांड में। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर बाहरी मंडल है। ध्यान से समझे। अब अगर हम ऊपर के जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, मौसम से रिलेटेड, जैसे बादल बनना, ओस, कोहरा, बिजली कड़कना, जो मौसम से रिलेटेड परिवर्तन होते हैं ना, आंधी, तूफान, चक्रवात, हवा, ये सब इसी मंडल में होते हैं, शोभ मंडल में। इसके ऊपर ऐसे वो उधर कुछ नहीं होता। तो ये जो चीजें होती है, जैसे मौसम का बदलना, ठीक है, आंधी आना, चक्रवात आना, तूफान आना, बिजली कड़कना, तारे चमकना नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, तारे में चमका देना, इसमें बस ये चीजें होती है। तो मौसम संबंधी परिवर्तन सब इसमें होता है, शोभ मंडल। अब इसके बाद अगर अपन ऊपर जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका समताप मंडल, यानी कि यहां पर न तो गर्मी है न ज्यादा सर्दी, तापमान समान है, पवन भी एकदम नॉर्मल चलती है, हवा भी नॉर्मल चलती है, इसलिए इसको समताप मंडल या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और इसमें अधिकतर आपके प्लेन यानी कि वायुयान इसमें उड़ते हैं, क्योंकि ये एकदम समताप है, क्लीन है, स्वच्छ मंडल है, इसमें इनके बीच में कोई रुकावट, अगर यहाँ उड़े ना तो ये बादल वगैरह इसमें इनको रुकावट होती है, ओस है, कभी ओस है, कभी कोहरा है, धुंध है, बहुत सारी चीजें, तो इसमें इनका उड़ना पॉसिबल नहीं है। आगे बात सुन ले, इसमें ये इस काम में। इसके अलावा इस समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, ये परत है ओजोन परत।
बेसिक जानकारी के बहुत अच्छा पेपर है, आपके भूगोल का भी है ये, और प्लस में आपको मैं ले जा रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय समस्या की ओर। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा इसको पढ़ के। तो ये जो परत है ओजोन परत, इसमें जो गैस है, इस गैस का नाम है O3 गैस, मतलब ओजोन गैस। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल। ठीक है, ओजोन गैस ओजोन मंडल में पाई जाती है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपसे पूछे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन में चारों, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जिसको पता नहीं है, तुक्का लगाने वाले होते हैं ना, जैसे वो यही करेगा, उसको 100% ये होगा कि ओजोन परत ओजोन मंडल में ही पाई जाती हो, नहीं, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन में अधिकतर क्या होता है, हवा तीव्र गति से चलती है और उल्का पिंड चलते हैं इसमें। उल्का पिंड नहीं जानते ना? उल्का पिंड क्या होता है, एक तो इसमें हवा बहुत तीव्र गति से चलती है, और जितने भी नीचे से धूल मिट्टी के कण उड़ के जाते हैं नीचे से, तो इनका क्या होता है, यहाँ पर ये जम जाते हैं, पिंड के गुच्छेदार बन जाते हैं। कोई भी चीज उड़ के ऊपर जाती है तो गुच्छेदार बन जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है वो मिट्टी के कण। और इतनी ज्यादा गर्मी है इधर, हमारे सूर्य देव जी विराजमान है इधर ऊपर, बहुत तगड़ा आदमी है, इससे पंगा मत लेना, हनुमान जी ने लिया था एक बार। ये इतने महान आत्मा हैं, इनके पास अभी तक कोई गया नहीं है। ब्रह्मांड में एक जलता हुआ आग का गोला है, दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस खोज में है कि ये आपद है क्या। बहुत लोगों ने इस पर जाने का प्रयास करा, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ऐसे रॉकेट बनाए इन्होंने, और इसके ऊपर जाने के लिए इधर छोड़ते पर वो पिघल कर गिर जाएगा, नहीं जाएगा। आग का इतना ज्यादा गोला है, इसका एक कल्पना मात्र कर सकते हैं कि इसकी दूरी इतनी है या इसका टेम्परेचर इतना है, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि ये क्या है। समझ में आए? तो एक जलता हुआ आग का गोला है, इसी के चारों ओर सारा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है, जितने भी ग्रह है सारे इसके चक्कर लगा रहे हैं, इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इनके प्रभाव के कारण। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे इनसे जो किरणें आती हैं, ये बहुत घातक और खतरनाक किरणें हैं। ठीक है, इन किरणों को हम बोलेंगे पराबैंगनी किरणें। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये धरती पर आती है, लेकिन आने से पहले इस पूरे मंडल को पार करके आना पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये उल्का पिंड इन किरणों की वजह से ये क्या होते हैं, जल जाते हैं, और जलकर जब आप इसमें तीव्र गति से पवन चलती है ना, तो ये चलते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसको हम समझते हैं कि तारा टूट गया। तारा कभी नहीं टूटता, तारे तो पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं, और वो टूटे तो कहां जाए, धरती पर थोड़ी आए, और धरती पर आए तो फिर धरती कैसे जले, धरती से बड़ा तारा होता है। समझ लेना, तारे कभी टूटते नहीं, अगर गलतफहमी है तो दूर कर लेना। ये उल्का पिंड गति करती, कैसे गति करती, उदाहरण बताऊं। कभी कभी आपने देखा होगा, मम्मी खाना बनाती है, खाना बनाते समय वो जो तवा है उतार के रख देती है साइड में, उसके बाद भी उसमें चमक चमक से लाइट से चलती हुई दिखाई देती है, और बोलते तवा हंस रहा, मेहमान आएंगे। तो ऐसा तो रोज होता है, रोज मेहमान थोड़ी आते हैं, बट वो ऐसे ही उसी तरह वो जो कण होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश से जल जाते हैं, इसमें तीव्र गति से हवा चलती है, उसके साथ स्पीड से गति करता हुआ दिखाई देता है। वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। तो दिन में हमें दिखाई नहीं देता, प्रकाश ज्यादा होता है, लेकिन रात में दिखाई देता है, तो हम उसको समझते हैं तारा टूट गया, तारा नहीं टूटता। तो क्यों? तो ये तो उल्का पिंड। उसके बाद आयन मंडल। अब यहाँ पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते नीचे की ओर आती है ना, ऐसा किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। ठीक है, न्यूटन ने जब पहली बार कहा था ना, तो लोगों ने उसको क्या कहा था, पागल है, जेल में बंद करवा दिया बेचारे को। वो पेड़ के नीचे बैठा था और गलती से एक फल उसके ऊपर गिरा, तब उसने सोचा कि यार ये ऊपर ही क्यों गिरा, मतलब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, साइड में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने सर्च इस पर जारी करा। तो उसने सर्च करके ये पाया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी ताकत है, ऐसा बल है जो ऊपर से वस्तु को खींचता है।
और जब ये बात उसने कही लोगों को, तो लोगों ने उसको कहा कि तू पागल हो गया, इसका दिमाग खिसक गया। तो ऐसा हुआ था गुरुत्वाकर्षण का बल। लेकिन फिर पूरा दुनिया जब मानती इस बात को, फिर बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस पर सर्च करा, और आखिर में यही हुआ कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा बल है जो हम कोई चीज फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। लेकिन वो जितनी नीचे से फेंकेंगे उतनी स्पीड से जाएगी, जितनी नीचे से फेंकेंगे उतनी स्पीड से जाएगी। मतलब बहुत ऊपर से फेंकेंगे ना तो उसकी चलने की स्पीड धीरे 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 होगी, और फिर जैसे पास आएगी स्पीड बढ़ेगी। समझ में आई? तो ऐसे पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्ति है जो हर चीज को खींचती, लेकिन वो शक्ति एक लिमिट तक है। अगर हम यहां से बाहर चले गए, देखो समताप मंडल में बिल्कुल समान हो जाएगी, ऊपर जाने के बाद अब इसका गुरुत्वाकर्षण का बल घट जाएगा। मतलब यहां जाने के बाद कोई चीज नीचे नहीं आएगी, वहां जाके छोड़ दो उसको, भले वो कितने भी टन वजन की क्यों ना हो, वो नीचे नहीं आती है। आई बात समझ? तो जो कृत्रिम उपग्रह हैं हमारे, जैसे रोहिणी है, आर्यभट्ट है, एप्पल, जितने भी कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं जिससे हमारे घर में टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन वगैरह जो चल रहे हैं, ये ऐसे उपग्रह हैं जो यहाँ पर अंतरिक्ष में छोड़ रखे हैं इस जगह। तो ये सब वायुमंडल में छोड़ रखे हैं, और यहाँ से ये नीचे नहीं आते, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि जब ये नीचे नहीं आते तो इनको वहां छोड़ा कैसे गया, और जो छोड़ने गया था वो कैसे आया? सही बात है, सोचने वाली बात कि भाई ये गए तो ये नीचे तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो छोड़ा कैसे गया, जो छोड़ने गया वो नीचे कैसे आया? तो छोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि इनका वजन थोड़ा बहुत नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े ग्रह है, टनों में इनका वजन है। टन जानते हो ना, 10 क्विंटल का एक टन होता है, 10 क्विंटल का एक टन होता है, तो इनका वजन तो कई टनों में होता है। तो इनको छोड़ते हैं रॉकेट से, बड़े बड़े अंतरिक्ष में जो रॉकेट होते हैं, इन रॉकेट से इनको ऊपर छोड़ा जाता है, स्पीड से वहां ले जाके पृथ्वी की कक्ष में जाके इनको छोड़ देते हैं। छोड़ने जाते हैं, साइंटिस्ट ही जाते हैं, वैज्ञानिक ही जाते हैं, लेकिन वो उनको वहां पर एक कक्षा में स्थिर करके वो फिर वापस रॉकेट से नीचे आते हैं। समझ में आ गई बात? तो वो इस तरह से छोड़ रखे हैं, तो ये नीचे नहीं आते हैं। उसके बाद बाहरी मंडल है, इस बाहरी मंडल में कुछ नहीं है, बड़े बड़े ग्रह पिंड हैं, बड़े बड़े, जिसको हम तारे कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश से चमकते हैं और वो हमें दिखाई देते चमकते हुए। अब हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य अपनी जगह है, सूर्य की लाइट उन तारों पर रहती है, हम तो पृथ्वी पर हैं, तो हमें वो दिखाई देता है, वो चमक रहा हो। समझ में आई कुछ बात? सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य तो एक ही जगह है, पृथ्वी घूम रही। अब मान लो ये जो पृथ्वी यहाँ घूम रही, तो ऐसे घूम रही, अब जिस जो भाग इसके सामने ना, उधर दिन है, इधर नाइट है, लेकिन ये जो साइड में तारा है, ये तो हमें बोले दिन हो या नाइट हो, ये तो दिखेगा ना, हम तो यहाँ हैं, तो हमें तो वो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा। दिन में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना आ जाता है कि इनका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए तारे भी अंतरिक्ष में है, और बहुत बड़े बड़े पिंड है, असंख्य पिंड है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और जैसे धरती है ना, ऐसे हो सकता है और भी धरती हो, ऐसे और भी हो जहां मनुष्य हो, ऐसा भी हो सकता है। इस पर सर्च जारी है, जैसे कई बार हमारा चंद्रयान छोड़ा गया था, है ना, तो इसका उद्देश्य यही था कि मंगल पर पानी की तलाश करना, अगर वहां पानी मिल जाए तो हम रहने के लिए वहां चल जाए। अब लोग यहाँ धरती पर ठीक नहीं रह रहे, मंगल पे रहने की सोच रहे हैं, यहीं तो ढंग से रह लो महापुरुषों, पर ठीक है, वो ऐसे ढूंढ, वैज्ञानिकों का काम है कि भाई सर्च करते रहना, नवीन चीजों का आविष्कार करना, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये है। अब यहाँ पर तुम कह रहे होगे कि इतनी रामायण मैंने पढ़ाई ही, तो इसमें विश्व की समस्या कहां से आ गई? ये तो सब अच्छी अच्छी बात है। अब हम समस्या की ओर चलते हैं। समस्या की ओर क्या होता है कि जो ये अंतरिक्ष में ये छोड़े जाते हैं, अब ये कोई आपको बला नहीं करेंगे, इसके अंदर जो बारूद जलता है कितना स्पीड से जाता होगा। अपन दीपावली पर एक छोटा सा रॉकेट चलाते हैं, वो भी किसी किसी की हालत खराब करता है, कपड़ों में घुस जाता है, टेढ़ा चल जाए वो, पता है। इस बार दीपावली को मेरे साथ हुआ, इस बार मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है, 2 बार हुआ, पर इस बार भी मतलब मैं बैठे तो बहुत दूर ऐसे मोबाइल चला रहा, और एक रॉकेट लड़के ने चलाया बहुत दूर, पर वो चलाया सीधा मेरे सर पे आके गिरा, मेरे बाल साफ कर गए थोड़े से जलते जलते, और कुछ ठंड का टाइम था उस समय, शायद मैंने कुछ स्वेटर वगैरह पहने थे, वो भी जल गई आके, उसने सर पे गिरा वो,
वो ऊपर की तार से टकराया, टकराने के बाद उसने निशाना मेरे को ही बनाया, और जबकि मैं बहुत दूर बैठा था। तो ये इतने छोटे छोटे भी इतना कारनामा कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा बात होता है। ये तो बहुत बड़े होते हैं, अब बहुत बड़े होते हैं तो ये तो कितना ही करेंगे। तो ये जो प्रदूषण करते हैं, ठीक है, तो इन एक बार परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके दौरान क्या हुआ था कि ये जो ओजोन परत है इसके अंदर एक छिद्र हो गया। अब ये सोच रहे होंगे क्या वहां पर ऐसा पल्ले लगा रखा, पर्दा लगा रखा तो छिद्र हो गया? नहीं, परत एक गैसों की होती है। जैसे हम सुबह या साय के समय देखना, आप पेड़ों की तरफ धुआं सा जम जाता है, शाम के समय देखना पेड़ों के पास ऊपर धुआं सा जम जाता है, मतलब पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तो वो सारा धुआं उनके पास चला जाता है ना। और वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो जो चीज लेते हैं तो उनके पास धुआं चला जाता है। ठीक वैसे की वैसे ये एक ऐसी परतें हैं, ठीक है, वहां पर ऐसा कोई नहीं स्टेप नहीं बना रखी कि ये काले कलर की लाल कलर की, ऐसा नहीं है, और कोई दीवार भी नहीं है, बस वो इस गैसों की परत है। हम उसको पार कर सकते, देख नहीं कर सकते, महसूस कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अभी हम इस कमरे में बैठे, ऑक्सीजन है, हम उसको ग्रहण भी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े पर हमें दिख नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की परत है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही ये परतें हैं जो कि अब इनमें अलग अलग गैसें भी है। जैसे ये सौरमंडल है, इसमें दूध, कोरा, ओस वगैरह सारी चीजें हैं। इसमें ओजोन गैस है। तो ये जो ओजोन गैस है ये क्या करती है, ये इन जो सूर्य से जो किरणें आती है, ये किरणें बहुत हाई वोल्टेज होती है, लेकिन जब इस परत को पार करती है ना तो वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब कम गर्म हो जाती है और फिर धरती पर आती है। इसको पार करके आती है। तो ये जो ओजोन परत है, इस परत से ये जब ये किरण टकराती है तो थोड़ी ठंडी हो जाती है, मतलब उतना जो टेम्परेचर इसका रहता है वो कम हो जाता है और धरती पर आती है, समझ लो। इसलिए इस ओजोन गैस को कहा जाता है जीवन रक्षक गैस। इसको जीवन रक्षक गैस कहते हैं। अब पूछा जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में कि जीवन रक्षक गैस कौन सी होती है, और पहला ऑप्शन होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। अधिकतर बच्चों ने पढ़ा जीवनदायिनी गैस, पहले से जीवनदायिनी गैस, तो जीवनदायिनी तो ऑक्सीजन होती है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पर जीवनदायिनी गैस नहीं पूछा, जीवन रक्षक गैस पूछता है। तो जीवन रक्षक जो गैस होती है आपकी ओजोन गैस होती है, O3, समझना। तो ये जो O3 गैस है, और हर गैस को तोड़ने के लिए दूसरी गैस बनी हुई है। जैसे अगर आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र आता है, देखा कभी आपने? अग्निशामक यंत्र देखा आपने, सबने देखा, लेकिन आपको पता नहीं कि ये डब्बा किस काम का। यही बात समझ में। आप स्कूल में जाना, आपके ऑफिस में इतना लाल कलर का कोने में एक डब्बा लगा रखा, गोल गोल लगा रखा, नहीं देखा हो तो पेट्रोल पंप पे भी लगा रहता है ना, जगह जगह लाल कलर का गोल, उसमें नली है ना, इतना लंबा बड़ा साइज के हिसाब से लगा रहता है, उसमें होती है अग्निशामक गैस। अगर आग लग जाए तो उसमें गैस है, उसको छोड़ दो आग बुझ जाती है, ठीक है। वो आग बुझाने के लिए सभी जगह अधिकतर वो यूज किए जाते हैं, सरकारी जगहों में, जैसे जहां पर खतरा है, जैसे पेट्रोल पंप पे आग पकड़ने की ज्यादा संभावना होती है, तो वहां पर उन्होंने एडवांस रख रखे हैं ताकि उसको तुरंत बुझा दे। ऐसे स्कूलों में भी है, ठीक है, ये होता है। अब उसके अंदर गैस कौन सी होती है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, उसको बुझा देती है, आग को बुझा देती है। तो यहां पर हर गैस का तोड़ होता है। तो ये जो O3 गैस है, इसको CFC गैस कम करती है। अगर जहां O3 है वहां ये गैस छोड़ दो तो वो खत्म हो जाएगी गैस। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैस होती है, और ये इस गैस को क्या करती है? खत्म कर देती है। तो ये जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, ये इस तरह से ये धुआं निकलता है, इसमें से निकलती है ये गैस CFC। तो जब ये परमाणु परीक्षण होते हैं या फिर इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उद्योगों से, ये सब ऊपर जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये छेद हो गया था परमाणु परीक्षण के दौरान, मतलब वो गैस, अगर इसको हम अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वहां से देखेंगे, सूक्ष्म दूरबीन होता है उससे, तो ये मतलब पूरा एक धुएं परत दिखता है, लेकिन यहाँ पर गोल छिद्र दिखता, मतलब नीला नीला ऐसा गोल दिखाई देता है अंतरिक्ष में, मतलब पूरा वो गैस का दिखता है,
व्हाइट व्हाइट, लेकिन बीच में एक छिद्र दिखता है। तो ये छिद्र क्या है कि इससे अगर ये पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आती हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जो जो किरण इस छिद्र से पार करके आती है, इसकी वजह से धरती का, अब मैंने आपको कहा कि ये जो किरणें इसको पार करके आ रही तो टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन अगर जो किरण इससे आ रही तो वो बहुत हाई वोल्टेज की है, उसके संपर्क में आने से कैंसर, त्वचा कैंसर जो बीमारी होती है, एक तो वो होती है। दूसरा, धरती का तापमान बढ़ता है, धरती बहुत ज्यादा गर्म होती है, और गर्म होती है तो भारत को नहीं दुनिया को खतरा है, दुनिया को सबको खतरा है। क्यों खतरा है कि धरती पर जो इस तरह से है ना, ध्रुवों पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो धरती जितनी पानी के अंदर खुली है ना, वो डूब जाए, यानी कि प्रलय जिसको हम कह सकते हैं, या धरती का विनाश कह सकते हैं, अगर सारा बर्फ पिघल जाए तो। क्योंकि ये बर्फ जमा है तो धरती दिख रही है, अगर वो पिघलने लग जाए, और इसका उदाहरण भी प्रति वर्ष क्या होता है कि मुंबई और लंदन जो शहर बसे हुए हैं, कभी मुंबई जाओ तो देखना, मुंबई का जो किनारा है जहां पर समुद्र है, और ये किनारा है ना, इस किनारे पे बहुत लोग घूमने जाते हैं कम कपड़े पहन के। हाँ, वो उसकी प्रॉब्लम है, पर देखा होगा आपने फिल्मों में, गोवा वाले बीच पे गाना सुना ना, वो ऐसे बीच मतलब समुद्र का किनारा जहां पर लोग घूमने जाते हैं। कुछ नहीं है, मत जाना मत कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही कम कपड़े पहन के घूमते फिरते, पता नहीं क्या मजा आता है। वहां पानी है, बस ठंडा ठंडा, उसमें लेटा करेंगे, लपेटा लिया करेंगे, और कुछ नहीं। चाय भी बहुत महंगी मिलती है वहां गोवा। तो ये जो किनारा है, इस किनारे में ये तो रहता ना फिक्स पानी भरा हुआ, फिक्स रहता है पानी भरा हुआ। समुद्र है तो उसके अंदर से कहां से पानी आएगा, जो फिक्स है। लेकिन क्या हो रहा है कि हर साल ये पानी का स्तर बढ़ रहा, मतलब 1 आध फीट हर साल बढ़ रहा। अब आप सोचो पानी कहां से आ रहा, समुद्र, समुद्र तो फिक्स है, समुद्र तो अनलिमिटेड है, उसके बाद समुद्र में से थोड़ी पानी प्रकट हो रहा, वो तो भरा हुआ है। अगर ऑटोमेटिक मान लो कि आपने पानी का टैंक भर रखा है, वो खाली हो रहा तो समझ में आएगा कि पानी कहीं रिस्क के जा रहा है या फिर इसका वाष्पीकरण हो रहा, लेकिन वो ऑटोमेटिक भरा रहा तो तुम टेंशन में आ जाओगे कि इसमें पानी कहां से आ रहा है। टैंक है, हमने तो इसके अंदर मोटर तो लगाई है कि नीचे से, समझ में, वही टेंशन सबको है कि हर साल ये आगे कैसे बढ़ रहा। तो ये जो इसके किनारे हैं, इनके तो अंदर वाइब्रेट बहुत ज्यादा हो रहा होगा कि अगर ये ऐसे आया है तो हमारे घर का क्या होगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि जैसे बरसात के मौसम में पानी गिरा तो नदियां आई तो बढ़ा, नहीं, हर साल बढ़ रहा, 1 फीट आगे आ जाता है, आते रहा। एक समय ऐसा आएगा कि ये मुंबई डूब जाएगा। जो विद्वान है, उन विद्वानों का मानना है कि 2040 तक अगर ये ऐसे 1 फीट बढ़ता रहा तो लंदन और मुंबई शहर डूब जाएंगे, जो समुद्र के किनारे शहर है वो डूब जाएंगे। और ये हर साल बढ़ रहा है 1 फीट से अभी भी। इसका बढ़ने का मूल कारण क्या, क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है कि जो बर्फ है ध्रुवों पर जो जमी हुई है वो हर साल पिघल रही है, और उस पिघलने का कारण है धरती का तापमान बढ़ना। और धरती का तापमान बढ़ने का मूल कारण है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आना। तो अब प्रॉब्लम किससे क्रिएट हुई? इस क्षेत्र से। और ये क्षेत्र हर साल बड़ा हो रहा। बड़ा किस लिए हो रहा? क्योंकि परमाणु परीक्षण कम नहीं हो रहा, उद्योगों से धुआं निकलना कम नहीं हो रहा। हर देश ये चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण फैले। हर देश में सभी औद्योगिकरण की होड़ में लगे हुए हैं। सब देश चाहते हैं कि उनके पास बिजनेस तगड़ा हो। तो ये एक देश नहीं कर रहा, ये पूरे विश्व में देश, सभी देश प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये जो समस्या है ये किसी भारत की नहीं है, ये विश्व की समस्या है। और इस विश्व की समस्याओं को, ऐसी बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया कि भाई अगर हम सब देश ऐसे देखते रह गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, विश्व में खतरा बढ़ जाएगा। और ये धरती का तापमान हम अनुभव भी करेंगे, आप फील भी करोगे। अभी का टेम्परेचर, गर्मी में आप मई जून का टेम्परेचर देखना, नोटिस करना, हर साल 1 डिग्री बढ़ जाता है पॉइंट में, हर साल। तो ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसका मूल रीजन है ये धरती पर जो लोग हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रदूषण फैला रहे हैं।
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो गैसें हैं इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। अब ये क्या होता है, एक रीजन तो ये, दूसरा रीजन क्या होता है कि ये जो धुआं जितना भी निकलता है ना, इस धुएं की परत जम जाती है यहाँ, ये ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, धूल के कण, कोहरा जिसको आप जानते हो, है ना, वो सारी चीजें यहाँ है, इसी में। तो जो धुआं निकलता है ना, ये सारा धुआं ऊपर जम जाता है, ऐसे जमा हो जाता है परत जैसा। जितना भी प्रदूषण हो रहा सारा धुआं अपने ऊपर ही जाते हुए देखा होगा। तो ये कहाँ जाता है, ये सब यहाँ जम जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि घर में भी अगर चूल्हा जलता तो चूल्हे से जो धुआं निकलेगा ऊपर एक काली काली परत जम जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये जितना धुआं है ये ऊपर जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है कि ये सूर्य की प्रकाश की किरण आती है, धरती से टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस जाती है। क्योंकि विज्ञान में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो स्थल से या किसी बिंदु से टकराने के बाद पुनः वापस जाती है। अब जब ये वापस जाती है तो ये ऊपर ऑलरेडी ये परत बनी रहती है धुएं की, इन परत से टकराने के बाद फिर धरती पर आती है, फिर ऊपर कहां जाएगी, फिर ये परत टकराएगी कहीं ना कहीं धुएं वाली, तो ये फिर धरती पर आएगा। इसकी वजह से भी धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसको हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो हमने विज्ञान में पढ़ा था, भूगोल में पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं इससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसी समस्या, हमारी जो समस्या है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है। मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग, विश्व के बढ़ते हुए तापमान को रोकना। बार बार इसको इसलिए क्लियरली बता रहा हूं क्योंकि बार बार ही आएगा जब भी हम बात करेंगे विश्व का तापमान क्यों बढ़ रहा। तो आपको ये पूरा थीम समझ में आना चाहिए कि एक तो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा उसकी वजह से बढ़ रहा, दूसरा जितना भी प्रदूषण हो रहा इन प्रदूषणों की एक परत जम जाती है, इसकी वजह से भी धरती का तापमान बढ़ रहा। और ये धरती का तापमान बढ़ रहा तो दुनिया को खतरा है। किस बात का खतरा है, दुनिया जलमग्न हो सकती है, डूब सकती है। इसलिए विश्व के जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, इन देशों ने मिलकर इस तरह से अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े संगठनों का निर्माण किया है, गठन किया है। और ये संगठन में यही करते हैं, जहां पर भी इनकी मीटिंग होती है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो शिखर सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन, तो जब इसने सम्मेलन आयोजित किया था अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसने बनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ना 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बुलाया, सबको एक कमरे में बिठाया, उसके बाद मुझे बुलाया और मेरे को बोला कि हमको समझाओ। तो मैंने ऐसे चित्र बना के उनको समझाया था। खैर ये मैंने नहीं बुलाया, पर उनको इसी तरह से प्रोजेक्ट समझाया गया कि भाई अगर ये ऐसा चलता रहा तो तुम देख लो अब क्या होने वाला है। ठीक है, फिर उनको इसके ऊपर कार्य करने का आदेश दिया कि अब आपको कैसे भी करो तुम इस प्रदूषण को रोको। अब प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया जाए भाई, ये क्या उद्योग नहीं चलाएं। उन देशों ने भी कहा होगा भाई ये तो ठीक है, पर उद्योग नहीं चलाएं क्या, क्योंकि प्रॉब्लम उद्योगों से हो रही। ऐसा नहीं है कि उद्योग नहीं चलाना, उद्योग चलाना है, जितना चलाओ उतना चलाना है, लेकिन उद्योग ऐसा चलाओ जिसमें नवीनीकरण करो। नवीनीकरण करने का मतलब है कि जो मशीनें पुराने डीजल, कोयले, लकड़ी से चलती है उनको चेंज करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में चेंज करो। ऐसी मशीनें यूज करो जिसमें धुआं नहीं निकलता हो, कम से कम धुआं छोड़ता हो। अगर तुम्हारे यहाँ पर परिवहन व्यवस्था है, परिवहन चलाओ, लेकिन डीजल से चलने वाली गाड़ियों को कम चलाओ। उसकी जगह सीएनजी गैस वाली या फिर आपको कोई दूसरा विकल्प ढूंढो आपके देश में, कम चलाओ। ऐसे रूल्स बना दो कि अगर पुरानी गाड़ियां हैं जो ज्यादा धुआं छोड़ रही है उन पर आप बैन कर दो, उनको रोको। अपने स्तर से तुम्हारे वहां पर जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को तुम्हें रोकना। ये सारे देशों को आदेश दिए गए थे, भारत को भी दिया गया था, पर भारत ने अमल करा ही नहीं होगा। भारत तो ज्ञानी है, खुद ज्ञानी है, तो इसलिए भारत में ये चीज इतनी लागू नहीं होती है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करते हैं, मैंने आपको कल भी जिक्र करा था कि अगर वहां पर ट्रैफिक में गाड़ी जा रही है तो जिस दिशा में जा रही है उसका जाना है, उसको बेवजह से लोग इधर उधर पार नहीं करते, या फिर वो इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग का पालन भी करते और कहीं भी जैसे रेड लाइट है उसको क्रॉस नहीं करते। अगर कर भी लिया तो वो घर पहुंचेंगे उससे पहले उनके वहां पर
बिल पहुंच जाएगा कि भाई तुम ये क्रॉस करके आए हो, पेनल्टी भरो। तो वहां पर रूल्स तगड़े हैं बहुत सारे देशों में, हमारे यहाँ पर भी बने हैं। ईश्वर कभी न कभी तो कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। पर ये जो प्रदूषण फैल रहा है यही विश्व की एक समस्या, ये एक ही समस्या पर अभी चर्चा कर रहा हूँ मैं। ऐसी तो बहुत समस्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्या, लेकिन एक समस्या को डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होगी। हम जब समकालीन भारत पढ़ेंगे उसमें भी आएगी समस्या आएगी, जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बार बार शब्द आएगा कि विश्व की समस्या, और उसमें आएगा ग्लोबल वार्मिंग या फिर विश्व का बढ़ता तापमान क्या है। तो यही चैप्टर है कि विश्व का तापमान इस वजह से बढ़ रहा है, और ये जो तापमान बढ़ रहा है ये दुनिया को बहुत बड़ा एक खतरा। जापान में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, 45 हो गया था, 45 डिग्री। इतने में बहुत बड़े वहां पर जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने धरना दे दिया, रोड पर जाम लगा दिया था इसको कम करने के लिए। वहां पर हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है, 50 तक पहुंच जाता है, फिर भी यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं, मर जाएंगे गर्मी में पर नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ। अगर समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो इन दूसरे जो अनपढ़ लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको थोड़ी ना पता कि ये आफत कहां से क्रिएट हो रही है। तो जो समझदार लोग जब बोलना बंद कर देते हैं तो वहां पर समस्याएं बढ़ना शुरू होती है, घटना नहीं शुरू होती है। तो ये चीजें हैं कि विश्व के तापमान को रोकने का यही उपाय है कि देशों को एक तो अमल करना पड़ेगा, उद्योगों में थोड़ा बहुत नवीनीकरण करना पड़ेगा, साथ ही साथ अधिकतम वृक्षारोपण को महत्व देना पड़ेगा। जितने ज्यादा वृक्ष लगेंगे ये गैसें ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि वृक्ष इन गैसों को ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए, और इस तरह से जो उद्योग हैं जो ज्यादातर धुआं छोड़ रहे हैं उसमें संशोधन किया जाए। बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, खूब चलाओ और डबल चलाओ, पर उसमें संशोधन करो, और इस तरह से इसको हम रोक सकते हैं। तो ये बढ़ती हुई विश्व की समस्या, पहले ग्लोबल वार्मिंग या फिर इसको हम बोलेंगे वैश्विक ताप। समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इन्हीं के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना होती है। बाद में ये तो एक समस्या ही बता रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारी समस्या, जैसे मैंने कहा कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाए उनको समझाने के लिए भी इन संगठन की जरूरत पड़ती है। अगर दो व्यक्ति की लड़ाई हो गई तो मान लो उनको सीधा पुलिस वाले आगे पकड़ के लेते हैं, लेकिन जब दो देश लड़ेंगे फिर उनको कौन समझाए? और देश लड़ेंगे तो फिर वो ऐसे थोड़ी कि लड्डू बांटेंगे, तू भी खा ले और मुझे भी खिला दे। वो तो मिसाइलें छोड़ेंगे, परमाणु हथियार छोड़ेंगे, तो पूरी दुनिया ही खत्म होगी। तो इन्होंने संगठन बनाए, किसी को लड़ने नहीं देना, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश। अगर दोनों लड़ रहे हैं तो ये संगठन क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे और उनको बोलेंगे लड़ो मत, बैठकर बात करो। अगर तुम्हें लड़ने का ज्यादा शौक है तो फिर हमसे लड़ लो, आई बात समझ। तो ये जो संगठन है बहुत बड़े बड़े देशों का, जैसे मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देश है इसमें, अब किस देश की मौत आई जो इनसे भिड़े, आई ना बात समझ। तो ये इनका काम है लड़ो मत, तुम्हारी जो भी समस्या है हमारे पास आओ, हम बैठ के उसका समाधान करेंगे, जो भी समाधान निकलेगा हम समाधान करेंगे। तो ये लड़ने नहीं देता है, आई बात समझ में। दूसरी बात अगर हम बोले कि मानवीय अधिकारों की रक्षा करना विश्व में, अब इसका एक संगठन है विश्व मानव अधिकार, तो विश्व में जो मानव अधिकार हैं संगठन कब आता है, वो 10 दिसंबर को। उसके अंतर्गत ये क्या करता है, विश्व के मनुष्यों की रक्षा करना संगठन इसका मूल काम है। एक काम ये भी करता है कि अगर इसके जो संगठन देश है उन देश में मनुष्यों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तानाशाही शासन है, वहां का जो राजा है वो जनता को प्रताड़ित कर रहा, अत्याचार कर रहा, अगर ऐसी बात होती है तो ये संगठन फिर उसको बुलाता है, चलिए जरा खूब चलिए, क्या बात है, क्या तेरे यहाँ पे लोग क्यों दुखी है, ठीक है। तो फिर ये उसको क्या करता है, उस पर चर्चा करता है, उसको समझाता है। इसी का संगठन है एक WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर विश्व में कोई बड़ी बीमारी आती है, जैसे कोरोना आई थी, कोरोना किसी राष्ट्रीय बीमारी नहीं थी, अंतरराष्ट्रीय बीमारी थी, क्योंकि वो किसी एक देश में नहीं आई थी, बहुत सारे देशों में आई थी। हालांकि उसकी उत्पत्ति वहां से होती चाइना से, लेकिन वो धीरे धीरे सब दूर फैल गई। फैलने का रीजन आवागमन। चाइना ने क्या करा था, कुल मिला के बात अगर उस पर करें तो चाइना का जो है प्रॉब्लम अमेरिका से,
चाइना की प्रॉब्लम किससे? अमेरिका से। अमेरिका को रोकना, तो ये एक तरह से इस तरह के जो युद्ध होते हैं ना, इसको कहा जाता है जैविक युद्ध। इस युद्ध को, ये भी एक तरह से युद्ध था, चाइना की चलाई गई एक चाल, जैविक युद्ध। क्या होता है जैविक युद्ध? चाइना ने क्या करा, चाइना ने एक वायरस का उत्पन्न करा। वायरस उत्पन्न होते कैसे? जब दो तरह का ब्लड मिल जाता है ना, तो वो ब्लड जो मिलता है, जैसे किसी इंसान के अंदर O पॉजिटिव है, B है, AB है, AB नेगेटिव है, तो जिसका जैसा ब्लड होता है वैसा उसी को चढ़ता है। जिसका मतलब किसी का तुम्हारा जो रक्त है AB नेगेटिव है और आपको जाके ठोक दिया AB पॉजिटिव किसी का, तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो दो तरह का ब्लड मिलता है, तो एक बहुत खतरनाक वायरस बनता है शरीर में और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपका जो जैसा ब्लड है वैसे ही चढ़ता है, तो अगर क्या करते हैं इनको, इस तरह से ये लोग वायरस उत्पन्न करते हैं, दो तरह के जीवों का ब्लड मिला देते हैं और उससे एक बीमारी वायरस उत्पन्न होती है। जैसे तुम बीमार होते हो ना, बीमार होने का क्या कारण होता है कि तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे खराब खाना खाने से या मौसम की वजह से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं ना, उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं तुम्हारे अंदर। समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया जीव उत्पन्न हो गए बहुत सारे, और तुम्हें आ गया बुखार, फिर तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया, तो वो इंजेक्शन जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, और नए बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे उसमें। तो उस प्रोसेस को लगता है 5 से 6 दिन, वो नए बैक्टीरिया बनने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का टाइम लगता है। तो तुम जिस डॉक्टर के पास गए, पहले बीमार होता है तो व्यक्ति क्या करता है, अच्छा डॉक्टर चुनता है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, तो आप बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास गए, बहुत बढ़िया डॉक्टर ने आपका बहुत बड़ा इलाज कर दिया, अच्छा इलाज कर दिया, लेकिन आप उसी दिन सही नहीं होंगे, बीमारी आपकी तगड़ी, आप उसी दिन सही नहीं होंगे, क्योंकि उसने जो इंजेक्शन दिया है आपके इन बैक्टीरिया को खत्म करने का, मैंने आपको कहा उसकी प्रोसेस 5-7 दिन लग जाता है। तो आप 2 दिन आपने इंतजार करा, 2 दिन इंतजार करने के बाद फिर आप गए दूसरे डॉक्टर के पास कि मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर ने भी आपको राम जाने कोई सा इलाज या दवाई गोली दे दी, आपने वो भी खाई, लेकिन 2 दिन हो गए, फिर आप सही नहीं हुए। आप 2 दिन बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, क्योंकि व्यक्ति को चैन नहीं पड़ती, भले वो इतनी गोलियां ले लेंगे ना, पर वो हाय तो हाय राम तो करेगा ही करेगा, तो वो हाय हाय करना, एक और हाय के पास गया, उस डॉक्टर ने भी उसको दी दवाई, तो उसने भी उसको दिया। लास्ट में तीसरे दिन वो एक जोला साहब के पास गया, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, यूं ही सीख रखा, और उसने उसको लास्ट में भी बुखार आ रहा, चल पैरासिटामोल एक गोली दे दी उसने 7वें दिन बुखार से, क्योंकि 7वें दिन तक उस दवाई का काम कर चुका होगा। अब उसके लिए तो वो जोला छाप बन गया भगवान, भाई डॉक्टर है यार, एक गोली एकदम से, समझ में आई ना बात? वो अब उससे नहीं सही हुआ, वो ये गलत फहमी है कि उस एक पैरासिटामोल 1 रुपए की गोली से सही हुआ, नहीं, वो सही यहीं से हुआ, क्योंकि उसने जो दवाई दी थी उसके बैक्टीरिया बने, वो बैक्टीरिया जब आपस में लड़े खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, वो सही हो गए, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता है और व्यक्ति को चाहिए तुरंत रिजल्ट। हाथ हुआ जैसे गोली खाई ने घोड़े जैसा दौड़ने लग गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव बन गए, उन जीव को मारने के लिए नए जीव उत्पन्न होंगे, वो जीव दोनों आपस में टकराएंगे, फिर खत्म होगा। ये इस तरह से प्रोसेस चलती है सही होने की। पर हमारे को जोला सा बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब चीन ने इस तरह से ये वायरस बनते, जो भी बीमारी उत्पन्न होती है ना, उसकी दवाई ऐसे ही बनाई जाती है अलग अलग। जैसे कोई बीमारी उत्पन्न हुई किसी व्यक्ति में, नई बीमारी, तो उस व्यक्ति को जो बीमारी हुई उसका खून निकाला जाता है। सबसे पहले डॉक्टर बोलता है ना, खून की जांच कराओ। उस खून को क्या करते हैं, उस खून को निकालते हैं इंजेक्शन में, फिर उस खून का एक लेब में जाकर उस पर प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत सारे उस खून को अलग अलग बहुत सारी जगह रखते हैं और उस खून में अलग अलग तरह की दवाई मिलाएंगे और देखेंगे कि उसके बैक्टीरिया किस दवाई से मर रहे हैं। सब तरह की दवाई मिला के देखेंगे और वो बैक्टीरिया मर रहे हैं। अगर जिस दवाई से मरने लग गया वो उस खून को उस बीमारी की उससे दवाई बनाते हैं। समझ में आई कुछ बात? ऐसे दवाई बनती है। तो ये बनती है बड़े बड़े इनके जो लैब होते हैं साइंस के, उसमें मिला के सब तरह की दवाई मिला के देखते हैं कि भाई किससे सही होगा। अब ये जो कोरोना आया चीन में, इस उल्लू के पट्टे ने बना के चमगादड़ को ढूंढ के लाया है।
दो जानवर लिया, एक तो चमगादड़ जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और एक पानी में रहने वाला जानवर, उसका खून लिया, एक चमगादड़ का लिया और उस दोनों को मिलाया और उससे बना लिया एक तगड़ा वायरस। अब उसने बनाया तो उसको ही पता है उसका इलाज। अब हम अगर मान लो किसी मनुष्य का खून लेकर उस पर चेक करें, नाक करें, कैसे पता चलेगा इसने खून किसका है? तो इसने उसका मिला लिया और मिलाने के बाद इसने क्या करा, इसी का एक शहर है बहुत फेमस, जैसे अपने अगर यहाँ पर मान लो हमें किसी इंटरनेशनल बदला लेना हो या किसी से, तो सबसे ज्यादा लोग भारत में कहाँ आते हैं? या तो मुंबई या दिल्ली, यहीं आएंगे। तो इसके चाइना का जो प्रसिद्ध शहर है वुहान, वहां पर दुनिया में सब दूर जाती है ट्रेनें। तो इसने वो उन दो जानवरों का वायरस तैयार करके इस शहर में छोड़ दिया। बहुत पॉइंटेड है ये। छोड़ने के बाद इसमें छोड़ दिया, अब वो फैलता कैसे वायरस? वायरस से फैलता है कि जैसे उसने एक मनुष्य के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया, छोड़ दिया, एक मनुष्य को कर दिया बीमार उसने, और उस मनुष्य को थोड़ी पता किसी अस्पताल में डॉक्टर के माध्यम से इंजेक्शन लगवा दिया। अब उस मनुष्य से आसपास के मनुष्य उनको भी फैला, क्योंकि अगर छुआछूत बीमारी थी, अगर किसी से हाथ मिलाओ, संपर्क में आओ, खांसो, उसके हो जाएगा। उस अस्पताल में और भी लोगों की फैला, वो लोग अपने घर गए, उनके फैला, ठीक है। तो इस तरह से इस शहर में जानबूझ के उसने फैला दिया। फैलाने के बाद यहाँ पर जो फ्लाइटें दूसरे देश में विदेश में लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से ये वायरस चल रहा दुनिया में। उसके बाद चाइना ने क्या करा, इस शहर को कर दिया 90 दिन के लिए लॉकडाउन। चाइना में नहीं फैला ही नहीं, क्योंकि उसने उस शहर में फैल के इसको कर दिया लॉकडाउन कि यहां से बाहर नहीं जाना। अब कहां फैलेगा? फैला पर इतना नहीं फैला, सबसे कम वही मरे जिसने बनाया। दूसरी बात, जिसने बनाया उसके पास दवा थी, क्योंकि जिसने बनाया उसको पता था कि इससे खत्म होगा, तो उसने उसकी दवा पहले से बना रखी थी कि अपन फैलाएंगे, इसको खत्म भी कर लेंगे, और मर भी गए थोड़े बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में नंबर 1 पे है। चाइना ऑलरेडी जनसंख्या में नंबर 1 पे, तो मर गए तो इनके नाम आते आ जाएंगे, कोरोना की क्या दिक्कत है। और तो यहाँ पर इन्होंने पूरी दुनिया में ये होता है जैविक युद्ध। अब बेचारा अमेरिका में जाओ चाहे भारत में आओ, जहां पर वो व्यक्ति बीमार होके गया, उसने बहुत सारों को फैला दिया, डॉक्टर हो गए बेंडे, पागल हो गए। कैसे ढूंढे उसकी दवा? उसको ढूंढने में, प्रयोग करने में 1-2 महीने का समय लगता है, और 2 महीने में तो दुनिया साफ हो जाए आती। तो उन्होंने दुनिया की सारी लैब में उनको निकाल के प्रयोग करा, नहीं प्रयोग बहुत दिन तक नहीं मिला। लेकिन एक बात और होती है, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर होती है, जो किसी रोग से लड़ने की ताकत होती है, और वो होती है अच्छे खाने खाने से। हमारे अंदर हम बीमार होते हैं ना, तो बीमार होने के बाद हम कभी-कभी ऑटोमेटिक सही होते हैं। उसका कारण होता है, हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया उत्पन्न होती है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, बीमार हो गए, हमारा शरीर क्या होता है, हमारे रक्त ऑटोमेटिक उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर लेगा, और उस खून से वो उसके लड़कर उसको बीमारी को खत्म कर देगा। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो, जैसे मैंने कहा बहुत सारों को वैक्सीन लगी तो वो आड़े पड़ गए, हाय राम बीमार हो गए, मुझे लगे सच में पता नहीं चला कि वैक्सीन लगी। दूसरी बात मैंने परसों बताया, परसों में दीवार के बेटा एक बिच्छू आया ठोक दी मैंने, बहुत बड़ा था, इतना बड़ा काटा, पर मैंने देखा ऐसे अच्छे बिच्छू काटने पर आड़े पड़ जाते हैं, है ना, मेरे को पता ही चला, सच में कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा यह हाथ इतना भारी भारी हुआ, थोड़ा हल्का फुल्का इतना दर्द हुआ जैसे चींटी काटने। बहुत बोले कोई मंत्रा लो, दवाई करवा लो, मैंने कोई हो ही नहीं रहा तो करवाऊं क्या? इम्यूनिटी पावर, समझ रहे हो? तो इम्यूनिटी पावर हर इंसान के अंदर होता है। बहुत सारे तो भय से मरते हैं, ठोकी बिच्छू वो एक तो डर होता है, डर मत, मेन तो डर से होता है। दूसरी बात, हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर, ताकत ये रहता है कि हमारे अंदर है ताकत उससे लड़ने की, तो वो इतना असर नहीं करता। लेकिन हम अपने आप को कमजोर समझते तो अर्थ होता है। तो जो इम्यूनिटी पावर है, उस इम्यूनिटी पावर से फिर क्या हुआ कि मान लो किसी व्यक्ति को कोरोना बीमारी हुई, लेकिन उसकी बीमारी धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो गई। समझना, धीरे धीरे सही हो गई। तो सही कैसे हुई पता है? उसके खून ने, इम्यूनिटी पावर थी उसके अंदर, तो उसने खून ने वो बना लिए उस जीवाणु को मारने के हथियार। फिर उस व्यक्ति का खून निकाला गया जो सही हो गया, और उसके खून से दूसरे इंजेक्शन बना के दूसरे पे लगा गया, क्योंकि उसके खून में वो इम्यूनिटी पावर आ गई थी, तो बैक्टीरिया बन गए थे जो दूसरे को सही करे।
ऐसे कर करके इन्होंने कुछ लोगों को सही करा, ये था। तो इसका मूल उद्देश्य था कि ऐसे अमेरिका जैसे देश में ये फैलाना, उन लोगों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देना। अब मान लो कि 2 साल तक भारत में लॉकडाउन रहा, बंद रहा, आप सोचो भारत कितना पीछे गया। यहाँ पर बड़े बड़े सारे उद्योग बंद रहे, जितने भी हॉस्पिटल थे बंद रहे, परिवहन के साधन बंद रहे, स्कूल बंद रहे, सब कुछ बंद रहा, देश की अर्थव्यवस्था को रोक दिया इसने। और इसके यहाँ पर सब चला, यहाँ पर नहीं रहा बंद। इसने दुनिया को फिर ये वैक्सीन, ये जो है ना बचने के लिए, जैसे मास्क है, ये वो जो किट थी जो डॉक्टर यूज करते थे वो पहनने की, वो सारी चीजें इसने दुनिया को बेची बना बना के। तो इसने करा बहुत तगड़ा बिजनेस और दुनिया को डाल दिया कदमों पर कि तुम मरो, इनको निपटो। ये होता है जैविक युद्ध। कुल दूसरे से आगे निकलने के लिए इस तरह के हथकंडे भी देश अपनाते हैं, ये होता है दोगलापन, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको कुछ नहीं कहा, इसको कुछ इसलिए नहीं कहा, सबूत क्या है कि किसी ने बनाया। एक तो सबूत भी चाहिए ना, किसी के ऊपर सबूत नहीं है। दूसरी बात हम यूं भी कह सकते हैं कि उसमें इसके सुरक्षा परिषद में वीटो पावर भी है इसके पास। एक बड़ा देश है आर्थिक दृष्टि से भी और सभी दृष्टि से, इसलिए बड़े के सामने छोटा नहीं बोल पाता ज्यादा, उसके अंदर जो ताकतवर होता है ना उसके सामने छोटा नहीं बोल पाता ढंग से। तो कुछ ऐसी कारण भी हुए हैं। दूसरी बात फिर इसने दुनिया को बोल दिया कि तो बीमारी थी, और अपने पास कोई दुनिया के देशों के पास सबूत तो नहीं है तूने ऐसे क्यों नहीं करा। पर हाँ, समझ में जरूर आता है, शक जरूर होता है कि इसी ने करा और इसीलिए करा। जो मैं चीज बता रहा हूं ये भी कोई मैं चाइना से पूछ के नहीं आया, पर हाँ हमारा अनुमान है या हम इस पर अगर गहन चिंतन करें तो रीजन यही निकलेगा कि इसने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए इसने ऐसा करा। वरना तो यहाँ पे तो लॉकडाउन होना चाहिए था, इसने नहीं लगाया, वहां से नहीं लगाया क्योंकि उसको प्रॉब्लम था कि यही बीमारी है। फिर उसके बाद ईश्वर ने चाहा वैक्सीन भी बना ली, हमने दुनिया को वैक्सीन बेची, सबको दी। उस वैक्सीन से भारत का नंबर दुनिया में बहुत अच्छे मुकाम पर आया, हमने बहुत सारी ज्यादा वैक्सीन दुनिया को दी। पर वो तो एक बात है, पर प्रॉब्लम तो हमारे को, हमने कोई तीर भी मार दिया वैसे लेके हम 2 साल तक घसीटे रहे, घर में अंदर पड़े रहे, बाहर मत निकलो, लट अलग पड़ी, आई ना बात। जो आटा लेने गए तो सूजी लेके आए वापस, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हुई। तो ये वैश्विक समस्या थी, इस तरह का युद्ध, ये जैविक युद्ध है और ये देश, कोई देश ऐसा ही करते, इसलिए इसको डिटेल में समझा रहा है। तो विश्व में मनुष्यों के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो उसको भी ये रोकता है। अगर बीमारी होती है तो इस WHO ने इसको सबसे पहले महामारी घोषित करा था। महामारी पर बीमारी में बहुत अंतर होता है। बीमारी किसी स्थान विशेष पर फैलती है और महामारी लंबे चौड़े पूरे देश में फैलती है, देश प्रदेश विदेश में फैलती है, उसे महामारी कहते हैं। तो जब ये आई थी फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने इसको महामारी घोषित किया और फिर इसने इस पर काम करने के लिए बहुत प्रयास करा इसने वैक्सीन बनाने का, क्योंकि ये तो पूरा विश्व का संगठन, इसमें तो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हैं, सबसे दुनिया के जो बेस्ट डॉक्टर है ना वो इसके सदस्य होंगे। जाहिर सी बात है, दुनिया का विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये, तो दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर है। इन डॉक्टर ने भी बहुत प्रयास करा कि इस महामारी को कैसे रोका जाए, है ना। फिर उसने ये गाइडलाइन जारी करी थी, जो कोरोना के जो नियम आए थे कि घर से बाहर ना निकलना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, बार बार सैनिटाइजर करना, है ना, ज्यादातर दूरियां बनाए रखना, ये सब इसने जारी करी थी गाइडलाइन और देशों को दी थी कि आप ये करो अभी फिलहाल के लिए, और फिर देशों ने उसको करा भी था। तो ये जैसे विश्व स्तर पर ऐसी कोई महामारी आती है, बीमारियां आती है, तो उसका काम ये है। अगर हम बात करते हैं, इसका एक संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगर व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गतिविधियां होती है, तो ये उसको हैंडल करता है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, ये बड़े स्तर के सभी दुनिया की जो प्रॉब्लम है उस पर बात करता है, किसी एक देश की प्रॉब्लम पे बात नहीं करता। देश की प्रॉब्लम पे बात होती है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय समस्या, और अंतरराष्ट्रीय समस्या जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। समझ में आई? तो दुनिया की प्रॉब्लम ये कि एक तो विश्व का तापमान बढ़ना, विश्व में अगर कोई महामारी फैलना, विश्व में मनुष्यों के अधिकारों का हनन होना, ऐसी कोई समस्या आती है तो
इन समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के संगठन बनाए जाते हैं और इसमें काम किया भी है, कर भी रहे हैं, अपन देख ही रहे हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, चाहे जमीन को लेकर, जल विवाद को लेकर विवाद होते रहते हैं, पानी को लेकर भी होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि चाइना की बात करें हम, चाइना की बात कर लेते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, हमारे सिंधु जल समझौता भी हुआ था, ठीक है। ये सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, पाकिस्तान में इसका बहाव है, मतलब भारत में इसका बहाव तो थोड़ा सा है, ज्यादातर बहाव इसका पाकिस्तान में। तो ये समझौता हुआ था जब हमारा सिंधु जल समझौता 1960 में, तब ये तय हुआ था कि इधर से जो 3 नदियां हैं, उन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा और इधर की जो 3 नदियां हैं उनका पानी भारत यूज करेगा, ठीक है। तो सिंधु नदी पर यह तय हुआ था, बहुत समझौता था, ठीक। अब अगर हम इसका यहाँ पानी रोक लें, पाकिस्तान में नहीं जाने दें, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई एक विश्व की समस्या उत्पन्न होती है। विश्व पाकिस्तान क्या करेगा, सीधा इस्तीफा जाएगा कि भारत हमें पानी नहीं पिला रहा, पानी रोक लिया। तो फिर ये जो नदियां हैं, अंतरिक्ष है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोई महासागर है, इस पर विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है, किसी एक का नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो ये जो भारत है और भारत के ऊपर का जो हमारा आकाश है, हम कहते हैं अमेरिका वालों को या दूसरे को कि आप यहां से प्लेन मत गुजारो, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है। तुम्हारा प्लेन निकलता है और ऊपर से पता नहीं पीला पीला कुछ छींटे आते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब पीले पीले छींटे नहीं आते रहे, तुम सोच रहे होंगे सच में आते नहीं आते, पर हम इनको मना थोड़ी ना कर सकते कि ऊपर से प्लेन मत निकालो। अंतरिक्ष विश्व की साझी संपत्ति सबका है, कोई भी उड़ो निकलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैसे महासागर है, समुद्र है, समुद्र में तुम तैरो, चाहे उसके अंदर डूब के मर जाओ, विश्व की प्रॉब्लम है, वो आपका नहीं है समुद्र। समझ में आया? ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की नदियां, अंतरराष्ट्रीय स्तर की नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो 2 या 2 से अधिक देशों में बहती है, एक ही देश में। जैसे भारत की कोई नदी है, भारत से निकली है और भारत के अंदर ही बह रही है, तो किसी का बाप ने ले पानी क्या, हम एक उल्टी पानी नहीं दे, उल्टी नहीं, एक कटोरा पानी नहीं दे, क्योंकि हमारा देश का पानी है, हमारा है, ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है। इसका पानी हम रोकें, चाहे हम किसको पिलाएं या फिर सबको बांटें, जल बना, तो वो अपना पानी, वो अंतरराष्ट्रीय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ऐसी नदी जो बहुत 2-3 देशों में बह के आ रही है, तो जिस देश में आ रही है वो देश बीच में रोक नहीं सकता, अगर रोके तो प्रॉब्लम। अब ये जो चाइना है ना, चाइना में होके अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर यहाँ से निकल रही है पहाड़ी से और होते होते बहते हुए बांग्लादेश में होके इधर बहती आ रही है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र को चाइना में सांगपो नदी कहते हैं, और ये इधर से बहते हुए भारत में आ रही, भारत में तो इसको ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। तो ये चाइना क्या कर रहा, इस नदी पर यहाँ पर बनाना एक बांध, पानी रोकने की योजना बना रहा, ठीक है। अगर ये यहाँ बांध बनाने की सोच रहा, इसने सोचा हमने गणेश चतुर्थी मनानी, हमने कहा कि हम भी यहाँ बांध बना लें, हम भी बना लेंगे, बात है समझ भाई, तुम यहाँ बांध बनाओ, हम यहाँ बना देंगे। तो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम दोनों की जाएगी, इसकी भी जाओ यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के पास, इसकी भी जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, वो बोलेगा कि भाई तुम पानी क्यों रोक रहे, कि इसको बोलो पहले ये नहीं रोके, ये रोकेगा तो हम भी रोक लेंगे, ये भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। तो हर चीज का तोड़ होता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की ऐसी समस्या हो गई, जैसे यहाँ पर समस्या हो, यहाँ पर, तो इनका समाधान जाओ अंतरराष्ट्रीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके पास। तो ये इस तरह के देशों में अगर कोई विवाद हो गया पानी को लेकर, सीमा को लेकर, तो इस तरह की समस्या का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का होना बहुत जरूरी है। समझ में आई कुछ भी बातें? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई है आज। एक तो हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या क्या काम करता है, तो विश्व स्तर की समस्या, वैश्विक समस्या समझ में आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। वैश्विक समस्या जिसको हम अंतरराष्ट्रीय समस्या कहेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समस्या का नाम वैश्विक समस्या भी है। वैश्विक समस्या का मतलब विश्व की समस्या, इसी का दूसरा नाम। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है, इसके जो वोटर कार्ड में अंतरराष्ट्रीय समस्या नाम है,
और आधार कार्ड में वैश्विक समस्या नाम है, मतलब एक ही के दो नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या और वैश्विक समस्या एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताओ या वैश्विक समस्या बताओ तो एक ही है। क्लियर हो गया? विश्व की समस्या या फिर अंतर्राष्ट्रीय समस्या एक ही बात है। तो ये जो विश्व की समस्या है बड़ी बड़ी स्तर की, जैसे मैंने आपको कहा विश्व का तापमान बढ़ना, विश्व के देशों में इस तरह से कई विवाद